आज हम विद्युत क्षेत्र चैप्टर फर्स्ट है, उसका टॉपिक है कूलाम बल। अपन पढ़ चुके हैं, आप पढ़ेंगे कूलाम बल का सदिश निरूपण। कूलाम बल का सदिश निरूपण। देखिए, हम जानते हैं कि कूलाम बल अपना होता है F बराबर K Q1 Q2 R स्क्वायर। ठीक है। सदिश निरूपण का मतलब ये है, हम जानते हैं बल एक सदिश राशि है, तो इसको सदिश के रूप में कैसे प्रदर्शित किए करते हैं, वो है कूलाम बल का सदिश निरूपण। तो उसके लिए हम दो अक्ष ले लेते हैं। मान लीजिए आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष, ये इसका मूल बिंदु O है। यहाँ से दो बिंदु, इस मूल बिंदु, इस एक्स वाई तल में हमने दो आवेश ले लिए Q1 और Q2। हम मानते हैं कि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं। तो O बिंदु से मान लीजिए पहले आवेश की दूरी आपकी R1 है और दूसरे आवेश की दूरी आपकी R2 है। तो मूल बिंदु से Q1 की दूरी R1 है। अगर हम Q1 की तरफ एक तीर का निशान लगा दें तो हम कहेंगे कि, और R1 पे फिर क्या लग जाएगा, सदिश का निशान लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, R1 वेक्टर का मतलब हो गया आवेश Q1 की स्थिति किसके सापेक्ष, मूल बिंदु O के सापेक्ष। ठीक है। इसी प्रकार ये O और Q2 के बीच की दूरी हमने R2 दिखा रखी है। अगर हम Q2 की तरफ तीर का निशान लगा दें, इसका मतलब O से चलकर हम किधर जा रहे हैं, Q2 की तरफ, तो ये बन जाएगा Q2। R2 वेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, Q2 का स्थिति सदिश। इसको हम लिख सकते हैं Q1 का स्थिति सदिश। इसी प्रकार R2 वेक्टर का मतलब क्या हो गया, Q2 का स्थिति सदिश। हम कहें कि किसी निकाय में दो आवेश Q1 और Q2 स्थित हैं, जिनके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश उनके R1 वेक्टर और R2 वेक्टर हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अगर हम Q1 से लें, Q2 से लें Q1 की तरफ, तो इसको हम लिखेंगे R12 वेक्टर। तो R12 वेक्टर का मतलब क्या हो गया, R12 वेक्टर का मतलब हो गया कि Q2 के सापेक्ष Q1 की स्थिति, या फिर अपन लिखें इसको, अपन कह रहे हैं कि जिधर से चलते हैं और जिधर की तरफ तीर का निशान होता है उसकी स्थिति प्रदर्शित हो रही है। तो यहाँ पे तीर का निशान Q2 से चल रहा है, तीर का निशान Q1 की तरफ है, इसका मतलब Q1 की स्थिति किसके सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष। तो लिखेंगे आवेश Q1 की स्थिति, आवेश Q2 के सापेक्ष। इसी प्रकार अगर मान लीजिए हम Q1 से निकलें और Q2 की तरफ चलें, तो ये दूरी हो जाएगी R21 वेक्टर। कहाँ से चल रहे हैं, Q1 से, कहाँ पहुँच रहे हैं, Q2 की तरफ। तो इसका मतलब Q2 की स्थिति क्या किसके सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष। तो R21 वेक्टर का मतलब क्या है, Q2 की स्थिति आवेश Q1 के सापेक्ष। ठीक है। अब
ये बात हो गई। चलो ठीक है, हमने पढ़ लिया, इनकी दूरियों के बारे में पढ़ लिया कि ओ से अगर हम Q1 की तरफ चल रहे हैं तो इसका स्थिति सदिश R1 होगा, Q2 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R2 होगा, और यदि हम Q1 से Q2 की तरफ चल रहे हैं तो R21 स्थिति सदिश होगा, और अगर Q2 से Q1 की तरफ चल रहे हैं तो R12 स्थिति सदिश हो। ठीक है, अभी एकांक सदिश की बात और करेंगे हम यहाँ। एकांक सदिश, एकांक सदिश दिशा को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? दिशा बताता है। तो अगर हम लिखते हैं R12 कैप, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये R12 वेक्टर की दिशा बताएगा। तो अपन इसको लिखेंगे R12 कैप क्या है? R12 वेक्टर का एकांक सदिश। इसी प्रकार R21 कैप को हम लिखेंगे R21 वेक्टर का एकांक सदिश। ठीक है, ये एकांक सदिश है और ये दिशा को प्रदर्शित करते हैं। किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? ये दिशा को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसका मतलब हम कह रहे हैं कि R12 कैप, तो ये किसकी दिशा प्रदर्शित कर रहा है? R12 की। तो R12 अपन किधर से चल रहे हैं? R12 में अपन Q2 से चल रहे हैं Q1 की तरफ। ठीक है, इसी प्रकार R21 कैप का मतलब है R Q1 से चल रहे हैं Q2 की तरफ। ठीक है, अभी हम बल की बात करते हैं। हम कह रहे हैं कि दोनों बल, दोनों आवेश, चूंकि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, अतः वे एक दूसरे पर बल लगाते हैं। अगर आप बल की बात कर रहे हैं तो Q1 आवेश के द्वारा Q2 पर बल लगाया जाएगा। तो Q2 पे बल लगेगा, Q1 तो आवेश बल लगाएगा इधर की तरफ और Q2 लगाएगा इधर की तरफ। Q1 द्वारा इधर की साइड बल लगेगा, तो इसको हम लिखेंगे किसके द्वारा लग रहा है? Q1 के द्वारा। किस पे? Q2 के द्वारा। तो इसको किस पर? Q2 पे। तो इसको लिखेंगे F21 वेक्टर। इसी प्रकार Q2 द्वारा जब Q1 पर बल लगेगा तो उसकी दिशा होगी Q2 से Q1 की ओर। तो इसको लिखेंगे 12 वेक्टर। तो F12 वेक्टर का मतलब क्या हुआ? आवेश Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल। ठीक है, इसी प्रकार F21 वेक्टर को लिख सकते हैं अपन आवेश Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल। ठीक, अब हम, ये सारी बेसिक चीजें थी जो हमने सीख ली। अब हम चलते हैं कूलाम के नियम से। आवेश Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला लिखें बल का मान, इसको लिखेंगे F12 वेक्टर। और देखिए, बल की दिशा जब बताते हैं अपन तो परिमाण सदिश के लिए परिमाण और दिशा दोनों को ज्ञान होना जरूरी है। तो इसका परिमाण तो हो जाएगा K, Q1, Q2 और R²। अब दिशा, ये तो है अपना परिमाण। अब सदिश निरूपण कर रहे हैं इसलिए प्लस दिशा भी होनी चाहिए। तो दिशा किधर होगी? देखिए, दिशा जो है अपनी Q2 से चलकर Q1 की तरफ, और ये कि ये दिशा अपनी किसकी है? R12 वेक्टर की है। और R12 वेक्टर की दिशा जो है वही
जो सदिश आपका बल जो है F12 इसकी दिशा है, तो इसके लिए अपन ने एकांक सदिश काम में लिया है R12 कैप। ठीक है, इसको दे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार F21 वेक्टर ये हो जाएगा K Q1 Q2 R स्क्वायर, परिमाण और दिशा। अब देखिए F21 वेक्टर की दिशा वही है जो आपकी वेक्टर R21 की दिशा है। ठीक है, तो R21 के लिए अपन स्थिति सदिश काम में ले रहे थे, एकांक सदिश काम में ले रहे थे R21 कैप। अभी हमने देखा कि R12 वेक्टर तथा R21 वेक्टर ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, विपरीत दिशा में हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं R21 बराबर माइनस R12 कैप। इसको दे समीकरण नंबर 3। अब ये देखिए समीकरण 3 से हम R21 कैप का मान क्या रख सकते हैं, माइनस R12 कैप। समीकरण 2 में से मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अपन ने देखा कि दोनों आवेश जो थे, दोनों वेक्टर नोट से थे, विपरीत थे, तो इसको हमने लिख लिया R21 कैप बराबर माइनस R12 कैप। अब R21 कैप का मान हम समीकरण 2 में रख सकते हैं, क्या, माइनस R12 कैप। तो रख देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा F बराबर K Q1 Q2 R स्क्वायर, और R21 कैप का मान अपन रख देंगे माइनस R12 कैप। तो F21 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 R स्क्वायर, और ये आया अपने पास, ये माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा R12 कैप। अब देखिए पीछे, अभी हमारा जो मान है वो ये वाला मान है, तो इस पूरे मान को हम क्या लिख सकते हैं, F12 वेक्टर। ये क्या मान ये है, तो इसको दे समीकरण नंबर 4। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से K Q1 Q2 R स्क्वायर R12 कैप का मान F12 वेक्टर रखने पर, किस में रख रहे हैं, समीकरण 4 में, तो ये आ जाएगा F21 वेक्टर बराबर माइनस F12 वेक्टर। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि दो आवेशों के कारण निष्कर्ष जो अपना निकलेगा वो निकलेगा, दो आवेशों के कारण एक दूसरे पर लगने वाले बल परिमाण में बराबर, परंतु दिशा में विपरीत होते हैं। और ये चीज जो है वे कूलाम के ये कूलाम का जो नियम है आपका, जिसमें सदिश निरूपण किया हमने, ये न्यूटन की गति के तृतीय नियम की अनुपालना करता है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम की अनुपालना करता है। ठीक है, और न्यूटन की गति के तृतीय नियम के बारे में हम सभी जानते हैं कि दो बल जो
इसको अपन क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं कि दो बल आपस में बराबर होते हैं, परिमाण में बराबर होते हैं, लेकिन दिशा उनकी कैसी होती है, विपरीत होती है। तो कूलाम का सदिश निरूपण भी हमने जो प्राप्त किया उसमें अपने देखा कि दोनों बल आपस में बराबर हैं, लेकिन माइनस चिन्ह जो है वो क्या बताता है कि दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बहुल आवेशों के मध्य बल व अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण के सिद्धांत में सिद्धांत क्या है पहले तो ये देख लेते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत, तो इस सिद्धांत के अनुसार अनेक आवेशों की उपस्थिति में किसी आवेश पर लगने वाला कुल बल का मान विभिन्न आवेशों के द्वारा स्वतंत्र रूप से उस आवेश पर कार्यरत कूलाम बलों के सदिश योग के बराबर होता है। कैसे? हमने लिखा है कि अनेक आवेशों की उपस्थिति में किसी आवेश पर लगने वाला कुल बल का मान विभिन्न आवेशों के द्वारा स्वतंत्र रूप से उस आवेश पर कार्यरत कूलाम बल के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, इसके लिए हम ले लेते हैं इस चीज को समझने के लिए कि माना एक आवेशों का निकाय है। आवेशों का निकाय का मतलब है जिसमें बहुत सारे आवेश उपस्थित हों। माना इसमें Q1, Q2, Q3 से लेकर कितने आवेश हैं, Qn आवेश उपस्थित है। ठीक है, इतने आवेश उपस्थित हैं। अब इस निकाय में एक परीक्षण आवेश रखते हैं, Q0 लेते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि प्रत्येक आवेश जो होता है अपने चारों तरफ एक क्षेत्र पैदा करता है, एक बल लगाता है। तो इस Q0 आवेश, ये जो Q0 आवेश हमने इस निकाय में रखा है और इसमें बहुत सारे आवेश उपस्थित है Q1 से लेकर Q1 तक। तो इन आवेशों के द्वारा इस परीक्षण आवेश पर कुल कितना आवेश लगना है, कुल कितना बल लगना है, वो हम याद करेंगे। इसके लिए हम मान लीजिए ये परीक्षण आवेश Q0 ले लेते हैं। ये आपका बहुत सारे आवेश है, Q1, Q2, Q3, Q4, ये मान लीजिए Qn है। तो ये सारे आवेशों से पहले अपन बात करेंगे कि प्रत्येक आवेश, तो हम कुल आवेश, कुल बल का मान निकालने के लिए इस आवेश पर सबसे पहले तो हम प्रत्येक आवेश इस आवेश पर कितना बल लगाता है वो निकालेंगे और फिर उसके बाद सबको जोड़ेंगे, तब जाकर हमें जो है कुल बल का मान प्राप्त होगा। तो Q1 मान लीजिए आपका Q1 आवेश है,
इससे इस परीक्षण आवेश की दूरी आपकी r1 वेक्टर है। अपन कह लें कि Q1 का स्थिति सदिश या फिर परीक्षण आवेश Q0 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश r1 है। इसी प्रकार Q2 से स्थिति सदिश r2 है। Q3 से स्थिति सदिश आपका, ये मान लीजिए आपका परीक्षण आवेश यहाँ है, ये r3 कैप है। Q4 से r4 कैप, और इसी प्रकार ये हो जाएगा rn कैप। ठीक है, तो सबसे पहले आवेश Q1 के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला कूलाम बल माना F1 वेक्टर है। तो F1 वेक्टर को कैसे लिखेंगे? F1 वेक्टर बराबर K Q1 Q0। देखिए परीक्षण आवेश अपना Q0 है और जिस आवेश के कारण बल लग रहा है वो Q1 है और इनके मध्य की दूरी R1, तो ये हो गया R1 स्क्वायर और R1 कैप, इसका एकांक सदिश है। इसी प्रकार Q2 के कारण Q0 पर लगने वाला बल माना F2 वेक्टर है। तो F2 वेक्टर बराबर K Q2 Q0 और R2 स्क्वायर। ठीक है, और इसका एकांक सदिश हो गया R2 कैप। इसी प्रकार आवेश Q3 के कारण Q0 पर लगने वाला बल F3 वेक्टर, ये हो जाएगा K Q3 Q0 R3 स्क्वायर R3 कैप। इसी प्रकार आवेश Qn के कारण Q0 पर लगने वाला बल, इसको अपन लिखेंगे Fn वेक्टर, ये आ जाएगा K Qn Q0 Rn स्क्वायर और Rn कैप। अब प्रत्येक आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाले बलों के मान हमने निकाल लिए। अब अध्यारोपण के सिद्धांत से मान लीजिए आपका इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला कुल बल जो है F वेक्टर है। ठीक है, जो कि प्रत्येक आवेश के द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होगा। तो प्रत्येक आवेश के द्वारा जो लगा बल है उसको अपन जोड़ लेते हैं। F1 वेक्टर F2 वेक्टर F3 वेक्टर प्लस डॉट 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 Fn वेक्टर। ये समीकरण हो गया 5। समीकरण 1 2 3 व 4 से मान समीकरण 5 में रखने पर 5 में हम मान रख रहे हैं तो आपका देखिए कुल बल का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा? Q1 Q0 R1 स्क्वायर R1 कैप K Q1 Q2 Q0 R2 स्क्वायर R2 कैप K Q3 Q0 R3 स्क्वायर R3 कैप प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक लिखेंगे हम? n टर्म्स तक लिखेंगे। तो ये आ जाएगा Qn Q0 Rn स्क्वायर Rn कैप। अब यहाँ से कॉमन आ रहा है, उसको अपन कॉमन ले लेते हैं। क्या आएगा कॉमन बताइए? तो K आ रहा है और Q0 आ रहा है और बाकी टर्म को एज इट लिख देंगे। इसको लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे? Q1 R1 स्क्वायर और R1 कैप, Q2 R2 स्क्वायर
R2 कैप। इसी प्रकार कहाँ तक लिख देंगे, यहाँ पे लिख दीजिए Q3 वाला और लिख देते हैं R3 स्क्वायर R3 कैप। QN RN स्क्वायर RN कैप। और के का मान हम जानते हैं 1/4πε0 होता है, तो ये अपन लिख देंगे 1/4πε0 और ये Q। इसको हम लिख सकते हैं इस पूरी टर्म्स को, ये सारे प्लस प्लस में आ रहे हैं तो समेशन, और I बराबर 1 से लेकर I बराबर N की लिमिट लगा देंगे तो ये आ जाएगा QI RI स्क्वायर और RI कैप। तो ये है एक परीक्षण आवेश पर बहुत सारे आवेशों के द्वारा लगने वाले कुल बल का मान। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है।